नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार, जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण काफ़ी चर्चा में है, उसका वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको पार्लियामेंट के भीतर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उनकी भाषा में बोला जाए तो गला घोटने तक की कोशिश की गई है और ये सारी बातें जो हैं, ये जो आरोप है, प्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी पे है। राहुल गांधी ने नीट पे जो भाषण दिया, बहुत आक्रामक भाषण था और उसका जवाब नहीं था। राहुल गांधी के तेवर लगातार सख्त होते चले जा रहे हैं और मोदी जी मतलब ये माना ही नहीं जाता कि इतनी बचाव की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। अभी ये शुरुआत है, आगे क्या होगा ये भी देखने वाला होगा। पर जो उन्होंने भाषण अभी दिया है, जो बातें कही हैं गला घोटने वाली, बाकी सब ये बता रही कि राहुल गांधी कहीं कहीं उन पे हावी होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय पे ये और बढ़ेगा। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम हैं, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और विभूति नारायण राय जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूर्व आईपीएस साहित्यकार हैं। शुरुआत में विभूति जी आपसे करना चाहूंगा। जो भाषण आपने भी दोनों सुने होंगे, ऐसी भाषा तो हमने कभी नहीं सुनी। इतनी बचाव की मुद्रा में बोल रहे थे मोदी जी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के वो थोड़ा अब कहीं न कहीं से आशंकित हैं। जी। देखिए मनोहर श्याम जोशी का एक चरित्र है नेताजी, हुँ, और वो हुँ, हुँ। उसके लिए कई नेताजी बार लिखते हैं कहेंगे। कि हुँ, हाँ, हुँ, नेताजी नर्भसिया गए, नर्वस हो हाँ, गए। वो चूंकि वो हुँ, बिहार और भोजपुरी प्रांत का बैकग्राउंड है, तो वहाँ हुँ, नर्वस हो जाने को नर्भसिया जाना कहते हैं हमारे यहाँ। तो नेताजी हुँ, नर्भसिया गए, तो ये हुँ, मोदी जी भी नर्भसिया गए हैं। असल में देखिए, मोराल का बड़ा महत्व होता है राजनीति में भी, जीवन में भी, खेलों में भी। अभी पेरिस हुँ। ओलंपिक और हमें लगता है कि खिलाड़ियों का मोराल आगे हाई उनका होगा। कनेक्शन थोड़ा-सा हाँ, स्टेबल नहीं है। जिन भारतीय जी, जी, खिलाड़ियों जी, का मोराल हाई होगा वो अच्छा करेंगे। तो जी, यहाँ पर भी मोराल का बड़ा सवाल है। मतलब ये 240 पाते ही, क्योंकि मोदी की गारंटी थी, 56 इंच का सीना था, सारा चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जा रहा था। तो वो कुछ मतलब वो जिसे आप कह सकते हैं खो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत है क्या। खासतौर से इस बात से भी, आप देखिए वो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे। बनारस के चारों तरफ जितने जितने चुनाव क्षेत्र थे, बनारस आए ही इसीलिए थे ना 2014 में, कि उनकी वजह से ये सारे क्षेत्र बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी जीती भी। 2019 में भी बरकरार रहा। अब हुआ ये कि वो खुद भी हारते हारते बचे और बहुत कम वोटों से जीते, और उनके अगल बगल की सारी सीटें बीजेपी हार गई। जिस योगी के खिलाफ वो लोग सारा पूरा ठीकरा योगी के सर पे मलना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, वो योगी अपने क्षेत्र में सारी सीटें जिता लाया। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब ये लॉस ऑफ वर्ड भी इसके लिए कहा जा सकता है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहें। जब वो भाषण दे रहे हैं तो आप खुद ही देखिए ना कि वो रिपीट कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। कल को दाल कह रहे हैं, राजनीतिक दालों। तो मुझे लगा कि राजनीतिक दालों कैसे कहा होगा इन्होंने। क्या वो प्रॉम्प्टर में, तो वहां लोकसभा में तो कोई टेली प्रॉम्प्टर होता नहीं है। तो ये जी। सिर्फ एक तरह से नर्भसिया जाने का एक लक्षण है। वो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में, बावजूद उनकी राजनीति, उनके नीति और रीति सबसे मेरा मतभेद था। मैं सबसे कहता था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला मास लीडर भारत में आया जो जनता के साथ कनेक्ट कर रहा है। और लोग उसके उस पर आप देखिए अच्छे दिन आएंगे, मतलब वो एक कुछ प्रायोजित भी था लेकिन स्पॉन्टेनियस भी था। पर वो धीरे 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 वो सारा जो शीन था, जो चमक थी, वो क्षरण हो गया उसका। अब वो जब वो खड़े होते हैं तो बड़े, जिसे आप कह सकते हैं पुअर अपोलॉजी, मैं हिंदी में उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल है, मतलब वो एक बहुत दैन्य के प्रतीक, दीनहीन मोदी, जो जिनके पास भाषा नहीं रह गई, जिनके पास कोई किसी तरह का विषय नहीं रहा, जो अपने को रिपीट करते रहते हैं। जो राहुल गांधी मतलब कई बार आश्चर्य होता है, देखिए कितनी कोशिश से राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी। और आज हालत ये है कि मैंने अभी आज ही कल में देखा एक दृश्य, राहुल गांधी लोकसभा में घुस रहे हैं और मोदी जी बाहर जा रहे हैं। अरे, मोदी जी अगर सचमुच लड़ाका होते और 56 इंच का सीना होता, तो मोदी जी तो अब इस समय अपने पूरे
पंजे खड़ा करके जमीन पे लड़ते। लेकिन वो दुर्भाग्य क्या बताइए, इस देश का तो शायद सौभाग्य है कि वो डिमोरलाइज हो चुके हैं और अब उनको ना भाषा मिल रही है, ना उनका आत्मविश्वास रह गया है, ना शैली उनके पास है। मतलब वो किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखिए, जब भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उसके विजुअल भी देखिए तो लोगों के चेहरे से नजर आ रहा था कि कोई जी बहुत गंभीर हो करके बता, एक यंत्रवत सब लोग ताली बजा दे रहे थे। उनके बहुत जिसे कह सकते सतही चुटकुलों पर, लतीफों पर लोग मुस्कुरा दे रहे थे, हंस दे रहे थे। लेकिन वहां पर किसी भी तरह का जो गंभीर एक कनेक्ट होता है, उसका अभाव दिख रहा था। तो अब ये मोदी जी ठीक। का मुझे लग रहा है कि जवाब शुरू हो गया। जी बिल्कुल, मैं तो आतंकित और आशंकित जैसे शब्द कर रहा था, आपने नरभसिया गए जैसा शब्द निकाला, जो बड़ा एक दौर में प्रचलित था। हमें याद है कि 90 के दशक में ये शब्द बहुत ज्यादा अखबारों में खूब चला था। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के पास आऊंगा। राहुल गांधी ने अपने आप को पिछले 2-3 साल में, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिस तरीके से पेश किया है, उसके सामने मोदी जी अब कुछ ठहरते नजर नहीं आते। जी, अनम्यूट कर लीजिए। आ, देखिए, मसला ठहरने का नहीं है। अभी जो विभूति जी ने बोला है वो बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। इस देश के प्रधानमंत्री को न अपने मस्तिष्क पर कोई लगता है कंट्रोल रह गया है, और शायद उनकी शारीरिक अवस्था भी, वो बोलने में भी लड़खड़ा रहे हैं। और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की पिछले चुनाव में, और खास तौर पर प्रचार के दौरान ही जब वो अपने को परमात्मा का दूत उन्होंने कह दिया, उसी समय मुझे लगा कि अब ये समस्या मतलब मनो मनो मनोवैज्ञानिक है। मतलब मुझे बहुत दया आ रही थी ऐसे व्यक्ति पर, जिसने पूरा जीवन राजनीति की, सब कुछ किया, और उसके बाद अगर उसको ये इल्हाम हो जाए, तो फिर अब मैं प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा कि वो पागल हो गए, पर गाँव में कोई अगर अपने को ऐसी बात कहे तो लोग उसे पगला ही कह देते हैं। बहरहाल वो उचित नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन उनकी जो भाषा रही है और जिस तरह से उन्होंने भारतीय समाज को विभाजित करने को अपना एक राजनीतिक दर्शन बना लिया है, वो एक, उसने दिया तो उन्हें, जाहिर है सत्ता तक पहुंचा दिया, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया, लेकिन इस देश का जो नुकसान किया है वो अब उन्हीं के सामने आईना बनकर खड़ा है। वो लाख कोशिश कर ले, इस देश को पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं। इस देश में चाहे अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे सामाजिक समरसता के प्रश्न हो, वो सारे प्रश्नों पर जिस राजनीति को लेकर वो चले थे, आज आप सरकार तो बना सकते हैं, पर आप देश को बनाने की जो जिम्मेदारी इतिहास ने आपके कंधों पर डाली है, उसमें बुरी तरह आप फेल हो गए। और उधर राहुल गांधी को आपने बड़ी कोशिश की कि वो पप्पू कहला दें, उनके बारे में तरह तरह के एडिट वीडियोस डाले गए, लेकिन जो आदमी पहले दिन था, आज था, और एक, मैं इसको अगर बहुत, मैं नियतिवादी नहीं हूं, लेकिन कई बार लगता है कि इस देश में एक आदमी तो है जिसने कभी भी अपने को इस पथ से, यानी जो हमें स्वतंत्रता आंदोलन से विकसित हुए मूल्यों का जो एक पथ है, लोकतंत्र का जो पथ है, उस पर चलने में एक दिन भी उसने वो विचलन नहीं दिखाया। और आप सोचिए कि पूरा 5,000 किलोमीटर एक आदमी पैदल चला जा रहा है, चुनाव नहीं, चुनाव हो रहे हैं उसकी ओर परवाह किए बिना। और बहुत से राजनीतिक टिप्पणीकार उस समय कहते थे कि बताइए चुनाव हो रहा है यहाँ पे 3 राज्यों में और इनको भारत यात्रा की पड़ी है। लेकिन एक ऐसा आदमी तो है, मैं बहुत पलट के अगर उस दुष्यंत की शेर को कहूं, हालांकि बहुत समाजवादी साथी नाराज हो जाते हैं कि एक सच्चा आदमी है मुल्क में, ये यूं कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जाहिर है वो जेपी के लिए लिखा गया था कि एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन आज के दौर में मैं इसे फैक्चुअली किसी उसमें नहीं महसूस करता हूं कि एक व्यक्ति है इस देश में जो लोगों से कह रहा है कि नहीं, प्रेम का रास्ता ही सही रास्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलकर रहना है। और सबसे बड़ी बात है, जो जो शायद कांग्रेस की हिस्ट्री में भी एक बड़ा मोड़ है, रायपुर अधिवेशन, जहां से ये स्वीकार किया गया, ये रेजोल्यूशन लिया गया कि हमें सामाजिक न्याय का प्रश्न और भागीदारी के प्रश्न को अब अपने राजनीतिक एजेंडे का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से उसको एक संकल्प के रूप में हमें व्यक्त करना चाहिए। बहुत से कांग्रेस ने अतीत में बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे इस देश को बहुत फायदा हुआ, लेकिन इस मोर्चे पे कमजोरी नजर आ रही, तभी भागीदारी का प्रश्न एक बना हुआ है।
तो ऐसे में इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आजाद कराने वाली अगुवा दस्ता जो थी इस देश की, वो पार्टी आज अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय का और भागीदारी के प्रश्न को, जिसमें जाति जनगणना तक की बात हो रही है, जो शायद कांग्रेस के लोगों से उम्मीद नहीं की जाती थी, तो वैसे में एक बड़ा परिवर्तन राहुल गांधी ला रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के हमारे संकल्पों से सीधे जुड़ता है। और भारत नाम का जो विचार है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसकी मशाल लेकर वो खड़े हुए। और ऐसे में सामने एक व्यक्ति जिसके बारे में ठीक है, वो उनके पास सत्ता है, मीडिया है, वो परमात्मा के दूत हैं और लोग इसको कह भी देंगे, कोई रोक कौन सकता है। लेकिन अभी हमने देखा अमेरिका में क्या हुआ, बाइडेन की पार्टी के लोगों ने कहा कि हुजूर अब हमें माफ करिए और आप अब हटिए, बहुत हो गया, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आरएसएस के अंदर यह साहस नहीं है। वो एक चालुकानुवर्तित जो दल होता है, उसके साथ समस्या यही होती है कि वहां विचारक एक होता है और सारे प्रचारक होते हैं। तो सोचने की आजादी सबको नहीं है। अगर सोचने समझने की आजादी और परंपरा और इसकी कोई प्रैक्टिस होती तो शायद उस पार्टी में भी लोग खड़े होकर कहते कि भाई मोदी जी अब आप हटिए, आपका समय गया, अब दूसरे लोगों को मौका दीजिए। बहरहाल हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये कामना करते हैं कि इस देश में जो जनता है वो वापस इस देश को पटरी पर लाने का जो उसने 2024 में एक बड़ा अभियान सफलतापूर्वक एक मंजिल तक पहुंचाया है, अभी उसमें जो कमी रह गई है उसको भी राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जल्दी ही पूरा होता देखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, हम अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री का जो भाषण था पूरा दीनहीन मुद्रा में दिया गया भाषण था, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राहुल गांधी में आक्रामकता थी, शुरू से थी, लेकिन पार्लियामेंट में मोदी जी को जिस तरीके से मोदी जी के सामने वो बोलते हैं, वो साहस कम नेताओं में दिखता है। जी अमरीश जी, एक तो ये है कि मोदी जी किम कर्तव्य में विमूढ़ वाली स्थिति में है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन बनी है जिसमें 400 पार की जगह पे 240 पे आ गए हैं और विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन 234 पे पहुंच गया है, तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर की जो सिचुएशन है और बाहर की जो स्थिति है वो ये है कि जो नैरेटिव के ऊपर वो खड़े हुए थे, उनका अस्तित्व था, जिसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था, वो नैरेटिव जनता ने पूरी तरीके से धराशाही कर दिया है। तो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह उनकी स्थिति ऐसी है कि अब वो क्या करें, किस तरीके से अपना आगे का रास्ता खोजने का काम करें। और क्योंकि अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है, एक किस्म का कंपटीशन चल रहा है, और जो है योगी जी ने जो ये नेम प्लेट वाला जो लगाया था वो उसी दिशा के अंदर एक कदम था। वो अलग बात है कि उसके ऊपर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो सब तरफ से मोदी जी घिरे हुए हैं, अंदर विपक्ष से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी मतलब विपक्ष के नेता हैं, इतना बड़ा 234 लोग हैं, साथ में जिस तरीके का एक केमिस्ट्री उनके अखिलेश यादव जी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर दिखलाई पड़ती है, तो आक्रामकता उनकी एक पर एक 11 वाली स्थिति जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दिखलाई पड़ रही है। और बाहर जो है वो ये है, और पार्लियामेंट के अंदर एक ये भी स्थिति है कि जो जिन वैसाखियों के ऊपर वो खड़े हुए हैं उसमें भी असुरक्षित है। तो मुझको ऐसा लगता है कि एक तो किम कर्तव्य विमूढ़ है, दूसरा बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हैं, और उनके अंदर जो एक आत्मविश्वास है वो उनका डोल गया है, वो हिल गया है, जिसके सभी कारण मौजूद हैं। तो उसके अंदर जो माहौल है, मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि वो माहौल इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। एक किस्म का रिकंसिलेशन की बात भी वो कर रहे हैं। हालांकि पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो उनका पूरा भाषण था वो बहुत ही आक्रामक भाषण था। उस भाषण से ऐसा लग रहा था कि जो देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उससे वो कुछ सीखने को तैयार नहीं है, अपने आप को कुछ बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद में
जो बयान जिसको लेकर के एक ये चर्चा जो हो रही है कि मेरा गला घोट रहे हैं, 3 घंटे तक मेरे को प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते हैं। एक बात ये भी लगती है कि ये सब बातें तो अमित शाह बहुत कस-कस के बोल सकते थे, और भी लोग हैं जो बोल सकते थे। क्या कोई और उनकी तरफ से बोलने वाला बचा नहीं है? या उन्हें लगता है कि कोई उतना इफेक्टिवली उनके लिए बोल नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें खुद ही बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आदमी खुद ही अपना रोना रोने का काम करे, वही दूसरा आदमी कहता है कि जो है लोकतंत्र है और वो प्रधानमंत्री हैं और उनको बोलने देना चाहिए था और विपक्ष ने जो ये काम किया ये गलत काम किया। तो एक ये भी बात है कि इसमें जो स्पीकर हैं, है ना, वो खुद भी किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में है। क्योंकि अगर ये पुराने वाले स्पीकर होते तो इन्हें निकाल बाहर किया होता, जैसे 145 को बाहर निकाला था, ऐसे ही ये जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार नारेबाजी कर रहा था, तो पुराने अगर स्पीकर होते, मतलब जैसे पुराने अगर मोदी जी होते तो क्या करते, या पुराने अगर स्पीकर होते तो क्या करते, तो पुराने वाले स्पीकर तो निकाल के सबको बाहर करते। लेकिन अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जो सिचुएशन बनी है वो सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल है, वो उसके अंदर इतना ज्यादा एक तरीके का कांटे का संघर्ष जो है वो हो गया है पार्लियामेंट के अंदर। नंबर गेम कभी भी बदल सकता है। ये बात अच्छे तरीके से मोदी जी को भी मालूम है कि नंबर गेम जो है वो कभी भी बदल सकता है, क्योंकि तमाम सारे पार्टनर्स जो हैं वो उनसे असंतुष्ट रहे हैं, उनसे अलग जाते रहे हैं, और सब इंडिकेशन ये बताते हैं कि ये सब कभी भी हो सकता है। और आज बजट में आपने जो देखा, जिस तरीके से खुश करने की कोशिश की नीतीश कुमार को 26,000 करोड़ रुपए का, फिर 11,000 करोड़ रुपए का, 37,000 करोड़ रुपए का, हालांकि वो एक तरीके का केसी त्यागी जी का था कि भाई विशेष दर्जा तो छोड़ दीजिए, कम से कम एक पैकेज तो मिल गया है, भगते भूत की लंगोटी काफी है, इतना ही काफी है, या उन्होंने जो कुछ भी आंध्र प्रदेश को देने का काम किया है। लेकिन ये बात सभी लोग ये जानते हैं कि अभी एक एक बात में देखिए, आपने देख लिया कि जब नेम प्लेट की बात आ गई तो जेडीयू भी पल्ला झाड़ लिया, है ना। तमाम सारे उनके जो एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। और ये वाली बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो संघ वाला जो निर्देश आया है, इसके अंदर भी तमाम दल पल्ला झाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सभी को ये मालूम है कि किस तरीके से ऑफिशियल्स के माध्यम से, भाई मामला क्या है। अब आपने कह दिया कि आरएसएस जो है उसकी शाखा में अधिकारी जा सकता है, तो फिर वो जब जा सकता है तो वो शाखा लगा भी सकता है। मेरे यहाँ तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है कार्यालय के अंदर ही आरती होती है, कार्यालय के अंदर ही जो है वो योगा किया जाता है, तो फिर कार्यालय में शाखा क्यों नहीं लग सकती। और जो कार्यालय के अंदर शाखा नहीं लगाएगा उसका प्रमोशन रुक जाएगा, फिर उसका तबादला हो जाएगा, फिर उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है जो दूसरी सरकारें हैं वो सब इसकी जद में आने वाली हैं। केवल विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकारें नहीं, उनकी जो अपनी फ्रेंडली सरकारें हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास है कि इन्होंने जो काम शिवसेना के साथ में जो किया है वो ये दिखलाता है कि ये कभी भी जो है मतलब पीठ के ऊपर वार करने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये खुद जो है पॉलिटिकली भी बहुत असुरक्षित हो गए हैं, अपने नैरेटिव को लेकर के भी ये बहुत असुरक्षित हो गए हैं। हालांकि अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश उसी दिशा के अंदर कर रहे हैं, जिससे कि ये लगता है कि जो मैसेज जनता ने दिया या जो मैसेज इंडिया गठबंधन इनको देने का काम कर रहा है, होना तो ये चाहिए था कि भाई जब इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है तो आप बजट के अंदर भी तमाम सारे, जब आपने जैसे राहुल गांधी ने किया, कहा कि भाई कॉपी पेस्ट कर दिया आपने बहुत सारी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को, है ना, तो भाई कॉपी पेस्ट ही करना था तो भाई सलाह ही कर लेते तो थोड़ा डेमोक्रेटिक हो जाता, वो अच्छी बात हो जाती। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आप अगर संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठनों को बुला लेते, है ना, तो बहुत सारे जो आप दावे कर रहे हो उन दावों के अंदर भी कुछ जो है थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आती। लेकिन आप जो है कह तो रहे हैं
कि किसान जो है मेरी पहली प्राथमिकता में है, लेकिन जो झूठ बोलने की आदत है, पूरा किसानों का तबका, किसान संगठन ये मान रहे हैं कि किसानों ने जो बात कही थी कर्जा मुक्ति की या C2 प्लस 50% की या 10,000 रुपए के जो है उसकी किसानों को पेंशन देने की या जीएसटी कृषि उत्पादों या उपयंत्रों पर खत्म करने की, उसके अंदर से आपने एक भी नहीं माना। और आप केवल प्रोडक्टिविटी की बात करके और आप केवल जो है वो और जो नेचुरल फार्मिंग की आप बात करके आप कह रहे हो कि मैंने किसानों को प्रायोरिटी देने का काम कर दिया। आप युवाओं के लिए आपने क्या किया है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने अगर ध्यान से देखा हो अमरीश जी, तो एक आई थी अग्निवीर योजना, और उस अग्निवीर योजना में 4 साल तक जो है, पहले साल में 30,000 रुपए मिलने थे अग्निवीरों को, बाद में 40,000 रुपए मिलने थे। अब इनने तो सभी बेरोजगारों को अग्निवीर बना दिया। उसके अंदर 1 करोड़ जो है लोगों को 5,000 रुपया साल देने का काम है, मतलब 20 लाख लोगों को साल के अंदर ये 5,000 रुपए देने वाले हैं। और फिर 1 साल के बाद में वो क्या करेंगे 5,000 रुपए वाले? तो ये तो पूरी अग्निवीर योजना का बेरोजगारों में भी इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया। फिर कह रहे हैं कि हमने रोजगार के ऊपर भी जो है फोकस किया है। तो शुरू हुए थे 2 करोड़ से, आ गए 20 लाख के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार बार जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन पूरा जो वातावरण बना है संसद के भीतर और संसद के बाहर का, उससे ये विचलित हो गए हैं। और इसलिए तमाम किस्म के अनर्गल प्रलाप भी इनके और इनकी पार्टी के द्वारा और तमाम सारे फैसले भी इस तरीके के किए जा रहे हैं जो देश के एकता अखंडता के लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय है। जी बिल्कुल। और राय साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अभी एक उदाहरण बड़ा अच्छा सा आया था, आरएसएस में जाने की जो छूट है अफसरों को दी गई। आप पुलिस में रहे, कल को ये हो डीजी पुलिस चला जा रहा है शाखा में, चीफ सेक्रेटरी शाखा में चले जा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी स्थिति कभी सोची थी आपने? देखिए, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अफसर जो शाहे वक्त है उसको खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे तो इसका एक पैरेलल दिखाई दे रहा है। मैं हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति था और मैं वहां तब तक मेरे जमाने में कोई वहां पर शाखा वाखा कुछ नहीं लगती थी और उसकी जरूरत नहीं थी। छात्र हर तरह के विचारधारा के थे, और लेफ्ट के थे, एक्सट्रीम लेफ्ट के थे, आरएसएस के, सब तरह के, वो हर तरह की विचारधारा को परखने का मौका था। लेकिन वो फिर धीरे धीरे मैं जब आ गया तो बहुत शाखा लगने लगी। जो कुलपति गए इत्तेफाक से वो सभी आरएसएस, कुछ तो क्लेम भी करते थे कि संघ ने हमें भेजा है। तो उनको खुश करने के लिए वो तमाम लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर वो जाने लगे जिनको मैं ये मान के चलता था वो मेरे जमाने में विश्वविद्यालय उन्होंने ज्वाइन किया था, और मैं मानता था कि ये तो सेकुलर लेफ्ट, लिबरल, इस तरह की विचारधारा से प्रभावित है। अगर कोई विचारधारा है तो इस तरह की, लेकिन वो सब जाने लगे। तो ये तो जैसे ही दफ्तरों में शुरू होगा, इन्होंने दफ्तरों में ये तो कहा नहीं कि पुलिस दफ्तरों में नहीं होगा, तो डीजीपी हेडक्वार्टर में ही लगने लगे। डीजीपी हेडक्वार्टर में आप कल्पना करिए कि हाफ पैंट पहन के डीजी साहब आए और वो आई एम हिंदू राष्ट्र वहां पर अलग, अब तो फुल पैंट हो गया, तो फुल पैंट पहन के आए, आई एम हिंदू राष्ट्र करने लगे। तो वो तो जाहिर है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो उसको खुश करने के लिए अफसर तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सचिवालय में शाखा लगेगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे। तो ये खतरनाक जो शुरुआत है ये आरएसएस को खुश करने की, जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में थोड़ा सा इधर द्वंद हुआ है, कुछ अंतर विरोध आए हैं दोनों के बीच, तो मुझे लगता है कि उसमें आरएसएस को खुश करने के लिए अचानक ये आदेश आया। मोदी जी को तो 10 साल से ज्यादा हो गया था, और अगर उन्हें आरएसएस से प्रतिबंध हटाने थे तो पहले ही साल हटा देते, कोई उसका विरोध नहीं कर पाता। लेकिन अब आकर के ऐसे समय हटाया है जब ये अंदर खाने ये खबरें चली कि आरएसएस खुश नहीं है। नड्डा जी ने एक बयान भी दे दिया, इंटरव्यू दे दिया कि हम तो अब खुद ही प्राउड हो चुके हैं, हमें किसी नेतृत्व या किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, आरएसएस की जरूरत ही नहीं हमें। तो ठीक है, उसका तो फिर चुनाव में हमने देखा कि आरएसएस का कार्यकर्ता कितना रिलेक्टेंटली उसने इसमें शिरकत की इस चुनाव में। तो उसे खुश करने के लिए मेरा ऐसा सोचना है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मेरा अपना सोचना है कि इस समय जो आरएसएस पर बैन हटाया गया है वो शायद इसी वजह से हटाया गया, लेकिन उसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे, कितने दूरगामी होंगे,
मैं तो सिर्फ मैं आपको तो उदाहरण दे रहा हूँ। कल पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में शाखा लगने लगे तो डीजी साहब भी आएंगे अगर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। उनको तो बहुत आसानी को खाकी पैंट पहने ही रहते, ऊपर से एक सफेद कमीज पहन लेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे अगर सचिवालय में शाखा लगने लगे, क्यों नहीं लगेगी शाखा? जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसके नीचे शाखा लग सकती है। अगर कानूनन कोई रोक नहीं है तो फिर तो आप कैसे इसको कहेंगे कि अनैतिक है? तो ये तो बड़ा फिर कहेंगे जनता ने हमें चुन के भेजा है, जनता ने इसकी हमें इजाजत दी है। तो बहरहाल ये एक खतरनाक खेल हो रहा है। फिर आप कैसे सिम्मी पर रोक लगाएंगे? राय साहब एक सवाल था मेरा। अब अभी एक रिपोर्ट भाजपा ने दी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें अफसरशाही ने सहयोग नहीं किया। कहीं इसको जोड़ के नहीं देखते हैं कि अफसरशाही से जो सहयोग मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने लगा कि ये बहुत हास्यास्पद अपेक्षा है। भाजपा को इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी अपेक्षा जो उन्होंने जाहिर कर दी, ये बड़ी बुरी परंपरा है। आप क्या सोचते हैं कि अफसर आगे आपको चुनाव जितवाएगा? अगर आपके मन में इस तरह का भ्रम है भी तो अब जैसे फैजाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको हटा दिया योगी जी ने, लेकिन वो तो इन्हीं के आदमी माने जाते थे, जाति से भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के परिवार के थे। और एक साधु तो बाकायदा उसने विद्रोह कर दिया, उसको इन्होंने निकाल दिया और वो मुख्यमंत्री के पास गया, उसकी सुरक्षा हटा ली गई। मतलब सब जानते थे कि ये तो मुख्यमंत्री के चहेते हैं। और बहुत सारे जिलों में जहां जहां ये लोग हारे वहां के अफसरों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो अपने को दयनीय बना रहे हैं। मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल, हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में ये एक अपेक्षा हो सकती है और एक बहुत अंदर गहरी चाहत हो सकती है कि अफसर उनका साथ दे और मशीनरी उनके साथ चले, लेकिन ये बुरी चीज है, लोकतंत्र के लिए बुरी चीज है। और मुझे नहीं लगता, मैं तो उस तंत्र का हिस्सा रहा हूँ कि कोई बहुत प्रभाव डाल पाते हैं, बहुत असर डाल पाते हैं सरकारी अफसर या सरकारी मशीनरी। डाल पाते होते तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी हारी कैसे? तमाम परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये तो मशीनरी थोड़ा बहुत तो वो, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से अपेक्षा करना ये शो करता है कि भाजपा का लोकतंत्र में कितनी आस्था है। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, वो चाहते हैं कि उनका कार्यकर्ता तो बैठा रहे और सरकारी मशीनरी आके उन्हें चुनाव जिता दे। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि लोकतंत्र में उनकी कितनी आस्था है। जी बिल्कुल, भाजपा की जो पूरी लाइन लेंथ है वही बिगड़ती है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के पास मैं फिर आऊंगा। आज बजट आया है पंकज जी, हम चाहते हैं थोड़ा मोदी सरकार, मोदी जी की छवि और बजट, इस पे दोनों टिप्पणियां मैं दोनों लोगों से दूंगा जी। देखिए, अभी जो पहली बात तो ये सारा जिस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी ने कहा कि भाई आप अति आत्मविश्वास में हारे, और ये आत्मविश्वास सीधे सीधे मोदी जी पर हमला था। और उधर कहा जा रहा है कि आप जो उन्होंने फैसला लिया उसका सीधे मतलब यही लगा रहा है कि आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बोर्ड वाला ऐसा मुद्दा करें कि आपके अपने गठबंधन में ही कुछ खलबंडल हो जाए। तो ये पूरा चल रहा है इस समय बड़े गंभीरता से, और मुझे लगता है कि एक आरएसएस को भी जिस तरह से लाया गया है, ये शायद आरएसएस की ओर से कोई डिमांड तो थी नहीं, ये तो काम वो वैसे ही करते हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए अधिकारी हम सब लोग जानते हैं, और वो उनका काम करते हैं। वो शाखा लगाने की, ये शायद आरएसएस के लिए ये थोड़ी परेशानी की बात होगी। और ये किसी आरएसएस या जमाते इस्लामी के तो खैर कोई नाम भी नहीं ले रहा, जबकि उस आदेश में जमाते इस्लामी पर भी रोक लगाई गई थी और आरएसएस पे भी लगाई गई थी, और उसी आदेश में उन्होंने आरएसएस को हटा दिया, जमाते इस्लामी अभी भी है। तो आरएसएस में जो लोग अब जाएंगे वो करेंगे क्या? अगर डीजीपी साहब वहां पर, जैसा अभी विभूति जी कह रहे थे, डीजीपी दफ्तर में लखनऊ के अगर शाखा लगती है तो वहां तो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा। तो जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जिस क्षण लेते हैं, उस क्षण आप भारत के संविधान और उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो किसी डीजीपी द्वारा लिया गया हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दरअसल संविधान पर फावड़ा और कुदाल चलाना है, इसलिए ये एक साथ संभव नहीं है। आप राजनीति में जाने पर रोक लगाई गई थी, और उसमें कांग्रेस भी अपवाद नहीं थी। जब ये नियम बना था तो वो समय था जब कांग्रेस पूरे भारतीय राजनीति के आकाश के हर कोने पर छाई हुई थी। लेकिन कांग्रेस में भी आप नहीं जा सकते। वो केवल ये नहीं है कि आरएसएस में नहीं जा सकते, ये आदेश इसलिए आरएसएस को लेकर, जमाते इस्लामी को लेकर स्पष्ट करना पड़ा 1966 में कि इन लोगों ने यह दावा किया कि हम तो साहब धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से क्या लेना देना।
तो सरकार की ओर से बाकायदा जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ उसमें यह स्पष्ट किया गया कि ये जो संगठन है ये वो सारी गतिविधि करते हैं जिसको कि जो आचरण नियमावली है सिविल सेवा को लेकर उसके नियम 5 के तहत जो आता है जो प्रतिबंधित है, यानी ये लोग प्रकारांतर में राजनीति करते हैं। और जो संगठन ये तय करता हो कि अब बहुत हो गया, अब जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे और आडवाणी जी नेपथ्य में जाएंगे, या जो संगठन ये तय करता हो कि होंगे मनोज सिन्हा मोदी जी की पसंद लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उस संगठन का ये कहना या उसके बारे में ये कहना कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इससे ज्यादा तो हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। और इन्होंने सरदार पटेल को लिख के, जब इन पे 1949 में प्रतिबंध हटा था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो इन्होंने बाकायदा लिखित एक तरह से वादा किया था और इन्होंने यही कहा था कि हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं होगा, हम अपना संविधान बनाएंगे, हम सरसंघ चालक का चुनाव कराएंगे। ये भी है जो भारत सरकार की विज्ञप्ति है, मेरा ख्याल है 11 नवंबर 1949 को जारी हुई थी, उसमें यह लिखा हुआ है कि संघ के नेता ने कहा है कि हम चुनाव के जरिए करेंगे और कोई अगर बच्चा आता है तो वो बिना माँ बाप के प्रार्थना पत्र और उसकी अनुमति के नहीं आएगा। तो जिस तरह का इनके ऊपर पूरा एक तरह से इन्होंने जो लिखित में वादा किया था उस वादे के साथ, यानी सीधे सरदार पटेल के पीठ पर छोरा भोंक रहे हैं। और ऐसे में ये जो सब कुछ चल रहा है, ऐसे में अब सामने मुंह खड़ी है बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो बजट आया है उस बजट से तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आप देख ही रहे हैं, अभी अप्रेंटिसशिप की बात हुई, 5,000 रुपया महीना देंगे। असली बात है जो पूरा विकास हो रहा है उस विकास में एक रोजगार विहीन विकास है। इतने बड़े पैमाने पर अगर हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की ओर जा रही है, तो सबसे ज्यादा तो हमारे लघु और मध्यम उद्योग जो है, जो एसएमईज हैं, उनसे सबसे ज्यादा जो रोजगार देते हैं, वहां पर बड़ी तरक्की हमें दिखनी चाहिए, वो तो नहीं दिख रही। आय की स्थिति यह है कि अगर 25,000 आप कमा लें तो इस देश के जो 10% सबसे ऊपरी लेयर है वो 25,000 वाले उसमें आ जाते हैं, 1,00,000 2,00,000 वाले नहीं आते हैं। आप 25,000 कमा के इस देश के 10% अपर स्टेटा में आपकी गिनती हो जाती है। तो ना ये लोगों का आर्थिक विकास कर पा रहे हैं उस बजट में। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसानों की जो मांग थी, जो एक बड़ी मांग है और जिसको लेकर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होने फिर जा रहा है, सुरीलम जी उस पर बेहतर बताएंगे, वो जो गारंटी वाला मसला है वो सिर्फ वो कोई सामान्य बात नहीं है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। यानी किसानों की कुल लागत जिसमें उसका श्रम भी शामिल है और जमीन का किराया भी शामिल है, उस पर अगर 50% उसको अगर फायदा नहीं मिलेगा तो अब इस देश में कृषि संभव नहीं है। क्योंकि जितना खेती को जितना कहा जाए कि एक तरह से उसकी लागत इतनी बढ़ा दी गई है, अब ना किसान बीज के मामले में आत्मनिर्भर है, न खाद के मामले में आत्मनिर्भर है, और ऊपर से कैश क्रॉप का जो चलन चला हुआ है, ऐसे में किसानों के सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब नीट का सवाल हो, पेपर लीकेज का सवाल हो, या तमाम हमारे पड़ोस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवान, उसकी जो भी वजह हो, उसकी वजह जायज नाजायज हो सकती है, वो एक बड़ा विवादित प्रश्न है, लेकिन नौजवान सड़कों पर हैं और बहुत बड़ी तादाद में है बांग्लादेश में। और इस देश के नौजवानों की भी धैर्य की सीमा टूट रही है। क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूं, मैंने अच्छी तरह अपने समय में देखा है कि लड़के 6-7 साल तपस्या करते थे और कहीं ना कहीं चले जाते थे, कुछ ना कुछ उनका हो जाता था, जो पढ़ने वाले लड़के। आज ये हाल है कि 10-12 साल पढ़ा हुआ है आदमी, और बच्चा पढ़ा हुआ है और वो उसकी उम्र पूरी निकल गई है, और जो परीक्षा साल में एक बार कम से कम होती थी और कई बार 2-2 बार होती है, वो अब 3-3 साल नहीं हो पा रही है। इसके लिए वो लड़के तो दोषी नहीं है। और समाज में एक बड़ी अराजकता, एक बड़ा विस्फोट हमें नजर आ रहा है। किसानों का सवाल है, ये युवाओं का सवाल है, महंगाई का प्रश्न अपने आप में है, और सुरक्षा का जो सवाल है, जिसको आप जानते हैं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जो स्थिति, उस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष किताब लिख के बैठे हुए हैं, उनकी किताब रिलीज नहीं होने दी जा रही है। चाइना बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो एक अलग समस्या है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो समस्या है, आज एक भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है, बांग्लादेश को थोड़ा सा अगर हम बरस दें, जिसके और भी कारण है, तो कोई यहाँ नेपाल तक आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, श्रीलंका, भूटान, जो भी आसपास, पाकिस्तान और चीन तो छोड़ दीजिए। तो आखिर ये सफलता जो है हमारे महाबली विश्व गुरु की, वो सफलता है कहाँ? तस्वीरों में है, मीडिया में है, और जहां भी है, लेकिन भारत हर उस पैमाने पर, और सबसे बड़ा पैमाना तो हमारे जो एक सौहार्द का प्रश्न था,
जिसकी वजह से पूरी दुनिया देखती थी भारत की ओर, कितनी विविधता वाला देश, जिसमें इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, इतने नस्ल के लोग हैं, इतनी क्षेत्रीय क्षेत्रीय असमानताएं हैं, इसके बावजूद एक कैसे है और एक होके दिखाया गया। और उस पर आज एक ऐसी बात हो रही है, एक ऐसी राजनीति चल रही है जो धर्म के भी खिलाफ है। आज शंकराचार्य ने जिस तरह मोदी के बारे में बात की, मैंने तो अभी लिखा, सत्य हिंदी में लिखा कि वो एक भारत का रिनेसांस का क्षण है, कि एक शंकराचार्य जो है वो याद दिला रहा है सत्ता को कि तुम अपनी हद में रहो, हस्तक्षेप मत करो धर्म में। यूरोप में क्या हुआ था कि जो धर्म था वो राज्य पे हस्तक्षेप कर रहा था, और राजनेताओं ने बताया था कि आप अपनी हद में रहिए, और फिर एंगलिकन चर्च बना और सारे लोग अलग हुए वहां से, रोम की पोप की सत्ता कमजोर हुई। यहाँ पे हमारे शंकराचार्य बता रहे हैं कि हे महोदय, हे प्रधानमंत्री, तुम अपनी हद में रहो, तुम लौकिक प्रश्नों के लिए बने हो, तुम लोकतंत्र के लिए बने हो, तुम परलोक सुधारने के लिए नहीं बने हो। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में परलोक की राजनीति करना चाहती है। वो सबका परलोक सुधरवा रही है, मंदिर बना के और तमाम चीजों को अपना एजेंडा बना के, लेकिन जो लोग के प्रश्न है, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उसके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको लाभ प्राप्त करना है तो मरना, यानी इस देह को छोड़ना, वो बुनियादी शर्त है। तो ये मृत्यु का वर्ण करना है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो इस देश के ज्यादातर लोगों के लिए मौत के समान है। और ये बात समझनी पड़ेगी कि आप लोकतंत्र में सरकार चला रहे हैं, और इसलिए लौकिक समस्याओं का हल करना आपके लिए जरूरी है। वो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो परलोक हमारे और ईश्वर के बीच है। आप कहाँ हैं? आप परमात्मा के दूत खुद ही बोर्ड लगा के घूम रहे हो, हम नहीं मानते भाई। ऐसे परमात्मा के दूत यहाँ नहीं चलते। वो जमाना गया जब लोग आके दावा कर देते थे कि मैं ही जो है ईश्वर हूं, मैं ही पैगंबर हूं। अब संभव नहीं है। अब आपकी भाषा, आपकी तो भाषा सामान्य, जो एक शिष्टाचार होना चाहिए, जो सामान्य एक सभ्य व्यक्ति की भाषा है, वो तक नहीं है। आप इस तरह लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं। हमारे अपने जो जिस धर्म और संस्कृति की दुहाई दी जाती है उसमें क्या कहा गया है? अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत सा उदार चरिता राम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप केवल वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि किसी को अन्य मानना दरअसल नीच लोगों का ये वो है। तो आप तो नीचता कर रहे हैं धर्म के नाम पर, और लोगों को बता रहे हैं कि ये धर्म का रास्ता है। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा वक्त शायद मैंने ले लिया, हमें लगता है नीच ऊंच कहेंगे तो नहीं, नीच नहीं है। मैं कह रहा नीच, इसको धर्म, हमारा जो संस्कृति, परंपरा और उपनिषद और पुराण है, वो नीचता कह रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को पराया मानते हैं, ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये हिंदू है मुसलमान है, ये मेरा भाई है मेरा नहीं है, अयम निजः परोवेति गणना, यानी इसकी गणना करना कि ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये नीचता है। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब अगर नहीं बिल्कुल आपके सामने कोई तस्वीर बन जा रही तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, उसको खेलना, मोदी जी से ज्यादा कौन खेलेगा? उन्होंने कह दिया गला घोटा जा रहा है। किसी ने गला घोटा क्या? हाँ, तो एक बात आप और सोचिए कि वहां पर ट्रंप पे गोली चली और उसकी गोली का रुख राहुल गांधी की ओर हो गया कि ये तो तानाशाह कहते हैं, ये तो मरवाना चाहते हैं। वैसे आप मोदी जी की पूरी हिस्ट्री देखें तो एक जमाने में हर साल उन पर आईएसआई और पाकिस्तान और दुनिया भर के आतंकवादी हमला करने आते थे, और कई किलोमीटर पहले उनको मार दिया जाता था। कैसे मार दिया जाता था ये राय साहब ज्यादा बेहतर बताएगी। तो ये तो यही करके यहां तक आए हैं। अब मैं उस पर बहुत नहीं जाना चाहता। तो आप जब ये बता रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, यानी अगर आप इंदिरा गांधी को तानाशाह जो लोग कहते थे, क्या उनकी हत्या के वो प्रबंध कर रहे थे? इस तरह की स्थितियां आ गई कि राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री की हत्या कराना चाहते हैं। अब यहां पर तो फिर तो कोई डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। आपने अच्छी बात कही। हालांकि उसमें शंकराचार्य वाले मामले से थोड़ा सा है। शंकराचार्य को शादी ब्याह से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। ये शंकराचार्य का कभी मैंने देखा नहीं शुरू। वो सारी बातें उनकी ठीक है, लेकिन अंबानी क्या शादी में जाना, वो थोड़ा खलने वाला मामला था, वो समझ से बाहर। नहीं अरे सारे राजगुरु यही करते रहे हैं। पूरा इतिहास है। आशीर्वाद, वो राज्यसभा में हिंदुओं की जो राजतंत्रीय प्रणाली है उसमें राजा के बगल में एक आशीर्वाद देने वाला राजगुरु हमेशा बैठते रहे। तो उसमें आश्चर्य मत करिए। उनका यही काम है। देवताओं का काम आसमान से फूल बरसाना है और जमीन पर इन लोगों का आशीर्वाद देना, ये उनका नियमित कार्य है। वो तो अलग बात। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, हम इस पूरी डिबेट को, जो कि मोदी और राहुल के तेवर से शुरू हुई और बजट पे होते हुए शंकराचार्य बहुत सारी इधर उधर भटक भी गई थी, उसको हमें लगता है आप समाप्त कर दें। जी, अनम्यूट कर ले। मैं वापस आता हूं उसी डिबेट पे
जिस बात की कल्पना हो रही थी कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के ऑफिस में शाखा लगेगी, मेरा कहना यह है कि वो ये कर सकते हैं कि भाई आपको ऑफिस में 10 बजे की जगह 9 बजे आना पड़ेगा। ऑफिस टाइम में शाखा नहीं लगेगी, 9 से 10 शाखा लगेगी और वो तो निजी समय है और उस समय जो लोग शाखा के अंदर नहीं जाएंगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई वो बाद में कुछ ना कुछ बहाने बना करके उनके ऊपर की जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। न्यायिक अधिकारी होते हैं, मैं इसके ऊपर चाहूंगा ना, विभूति नारायण जी इसके बारे में बताएं। न्यायिक अधिकारी भी होते हैं ना, वो भी अधिकारी होते हैं और सैन्य अधिकारी भी होते हैं। तो अब ये जो न्यायिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी हैं, ये इसके अंदर रहेंगे या इसके बाहर रहेंगे? ये जो पूरा निर्देश आया है, मुझे लगता है कि भाई उसमें टेक्निकली तो उसमें अधिकारी की बात है, तो आप फ्री हैं। तो अभी तक जो एक कम्युनलाइजेशन जो डायरेक्टली नहीं हुआ था, हालांकि बहुत सारे संघ के लोग न्यायिक अधिकारी बने हुए हैं, सैन्य अधिकारी भी बने हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट शाखाओं में जाने का काम वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें सर्विस रूल्स आड़े आता था। तो मेरा फिर विभूति जी से प्रश्न रहेगा कि ये जो पूरे सर्विस रूल्स हैं आपके आईएएस आईपीएस से लेके सब अधिकारियों के, क्या ये इसके अंदर आड़े नहीं आएगा? इस निर्देश के अंदर क्या जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो इसके अंदर आड़े नहीं आएंगे? फिर मेरा ये भी कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से हिम्मत दिखाने का काम करेगा जिस तरीके से उसने नेम प्लेट के मामले में जो है रोक लगाने का काम किया? और मैं पहले दिन से ये कह रहा था, जो ही निर्देश निकला था कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अंततः हो गई। मुझे अभी भी ऐसा लगता है और देश के अंदर सिविल सोसाइटी को और सभी लोगों को जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे ये अपील करनी चाहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए इसके ऊपर रोक लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो तो पीआईएल के अंदर जाएंगे ही, तमाम सारे इसके जो प्रोविजंस हैं उसको लेकर के वो जाने का काम ही तो करेंगे ही, लेकिन ये जब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अगर निर्णय लिया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने आप जो है आगे आकर के इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो बजट के अंदर अभी उलझी हुई थी, सभी का बजट के ऊपर पूरा बयान आ गया, लेकिन ये जो पूरा फैसला है, ये फैसले को मतलब जो ये फैसला है वो नेम प्लेट से भी ज्यादा भारी भरकम फैसला है। और मैं इस बात से पूरी मेरी सहमति है कि दोनों, पहले योगी जी ने खुश करने के लिए एक निर्देश जारी किया और अब मोदी जी ने आरएसएस को खुश करने के लिए दूसरा निर्देश जारी किया। तो मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि भाई जो है गेंद आरएसएस के पाले में चली गई है और दो कॉम्पिटिटर हैं योगी जी और मोदी जी, वो दोनों उसको खुश करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन पूरे देश के स्तर के ऊपर अगर इसका विरोध होता है, जो कि होना ही चाहिए, और मेरा ये भी कहना है कि ये जो आईएएस एसोसिएशन है, ये जो आईपीएस एसोसिएशन है, इन लोगों को भी आगे आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं और उनको आकर भी ये कहना चाहिए कि ये इस तरीके का फैसला सर्विस रूल्स से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उस सब के खिलाफ है और इसलिए जो है इसका विरोध किया ही जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल लेवल पे किस स्तर पे विरोध होगा, सिविल सोसाइटी के लेवल पे किस स्तर पे विरोध होगा जो है, और न्यायिक स्तर के ऊपर मतलब जुडिशरी इसमें कितना इंटरवीन करने का काम करेगी। अगर हेट स्पीच की बात आती है तो हेट स्पीच के ऊपर जाकर के सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान लेता है ना, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगाने की बात करता है ना, और यहाँ पर भी अभी नेम प्लेट को लेके भी रोक लगाने की बात करता है ना। तो अगर उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी है तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी कंसिस्टेंसी और अपना कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए साबित करने को लेकर भी इसके ऊपर रोक लगाने का काम उसको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब जब सदन जब चलेगा तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा होगी और ये वाली बात तो एकदम साफ हो गई कि ये जो पूरा का पूरा जो बजट आया है, ये बजट ने सभी वर्गों को निराश किया है क्योंकि किसी के लिए इसके अंदर कुछ इस तरीके का नहीं है जिससे कि उसके जीवन में बदलाव आने वाला है। और मैं तो ये बात को देख रहा था कि भाई आखिरकार आप ये बताइए
कि आप किसानों के जीवन में आपके बजट से कोई बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी आपकी योजना नहीं है। मजदूरों के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। शिक्षा के लिए आपने कुछ लोन देने की केवल बात की है 3% के ऊपर, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य का 2% का जो आपका बजट था, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि समाज के सभी सेक्शंस जो हैं, जो बजट से उम्मीद करते हैं, उन सबको निराश किया। और इकोनॉमी की स्थिति है वो अमरीकी सबसे ज्यादा भयावह है। वो क्या है? आपका बजट आया 48.5 लाख करोड़ का, और आपके ऊपर कर्जा कितना है? अगर कर्जा आपके पास 166 लाख करोड़ का है केंद्र के ऊपर, और 44 आपकी आवाज करोड़ कट रही है डॉक्टर सोचिए। सुनीलम, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज साफ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ी बात ये है कि किसी घर के अंदर जितनी आमदनी हो, उससे अगर कई गुना ज्यादा अगर खर्चा हो रहा हो जी, उसके बारे में कहा जाएगा कि भाई इनका मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक फेल्योर किस्म का जो है वो बजट आया है। और उससे मेरी पहली बात जो है वो साबित होती है कि इनमें आत्मविश्वास की कमी आ गई है। जी, कट गया उनका कनेक्शन। राय साहब, आपको टिप्पणी करेंगे? सुनीलम जी, एक सवाल, क्योंकि जो नियम है आईएएस कैडर वगैरह के, आईएएस आईपीएस कैडर के, उसको लेके पूछा था, या वो टकराएंगे नहीं? जी, बिल्कुल टकराएंगे। देखिए, आईएएस अफसरों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस में किसी भी रैंक पर, फौज में भी किसी भी रैंक पर जब कोई आदमी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकलता है तो कसम खाता है। और वो कसम कई बार तो धार्मिक किताबों के ऊपर हाथ रख के, गीता, कुरान, इन सब पे खाई जाती है, और कई बार केवल हाथ सामने करके खाई जाती है। वो भले किसी धार्मिक पुस्तक पर रख के खाई जाए, लेकिन वो भारतीय संविधान की रक्षा की कसम खाई जाती है। अगर एक हिंदू सिपाही या हिंदू आईपीएस अफसर गीता पे हाथ रख के कसम खाता, तो वो भी भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करने के लिए खाता है। तो ये तो भारतीय संविधान का ही उल्लंघन होने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया पंकज जी ने कहा कि भाई वहां जहां शाखा लगेगी वहां हिंदू राष्ट्र के प्रति अपना कमिटमेंट शो किया जाएगा, और ये प्रतिज्ञा की जाएगी कि ये हिंदू राष्ट्र है और उसे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाए रखना है। तो ये आप भारतीय संविधान की तो ऐसे ही ऐसी तैसी कर देंगे। फिर आप सोचिए कि एक दफ्तर में जहां 10% ही सही, लेकिन कुछ मुसलमान अधिकारी कर्मचारी कुछ होंगे, वो किस तरह टुकुर टुकुर ताकेंगे जब वो एक मैदान में ये शाखा होते देखेंगे, और वहां पर इस तरह की बातें होते देखेंगे कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या उनके ऊपर गुजरेगी। फिर फौज में तो ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि फौज में भी टेक्निकली तो हो ही सकता है, टेक्निकली क्यों नहीं हो सकता। जुडिशरी की बात की गई, अभी मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट के जज साहब रिटायर हुए और दूसरे दिन वो भाजपा में शरीक हो गए, है ना। वो पुराने आरएसएस के वो है, उन्होंने एक फैसला किया था, वो कॉमेडियन वाला मैं नाम बोल रहा हूँ, है ना। बंगाल में भी हुआ है, बंगाल में एक जज साहब ने कहा कि मैं तो, मुझे गर्व है कि मैं शाखा में था और ये इतने दिन मेरा व्यवधान हो गया, अब सब पूरा करूंगा और दूसरे ही दिन से फिर जाऊंगा आरएसएस में। तो ये तो एक, लेकिन अगर ये खुला खेल होने लगेगा, अगर सचमुच हाईकोर्ट के प्रांगण में शाखा लगने लगे और कोई जज साहब उसमें शरीक हो जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश के संविधान की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये तो अभी तो केवल इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो पाबंदी उसे हटा दिया गया। तो सरकारी कर्मचारी तो बड़े व्यापक परिभाषा होगी ना, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, सिपाही से लेके डीजी तक, जवान से लेकर के जनरल साहब तक, हाईकोर्ट के मुंसरिम से लेकर के चीफ जस्टिस, सभी सरकारी कर्मचारी है। तो क्या आप सबको इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने दफ्तरों में शाखा लगाएं, या कहीं अगल बगल पार्कों में शाखा लगती है तो वहां जाएं? ये एक बड़ी, और फिर ये बहुत अच्छा पंकज ने ये भी कहा कि शाखा, जब ये प्रतिबंध लगा था तो जमाते इस्लामी पर भी, सिम्मी पर भी लगा था, तो आपने सिम्मी पर तो नहीं हटाया। सिम्मी भी इसी तरह की बातें करती, इसी तरह खतरनाक संस्था वो भी है, मेरे सिम्मी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन फिर आप, ये सवाल नहीं उठेगा कि आप दोनों को क्यों नहीं एक ही पलड़े पर तौल रहे हैं, सिम्मी से भी हटा दीजिए आप। तो ये एक बड़ी खराब और खतरनाक शुरुआत होने जा रही है। मुझे लगता है कि हमारा बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी, या खुद सरकार को सद्बुद्धि आएगी और इस आदेश को वापस लेगी। बिल्कुल, हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे राहुल से, कभी कौन राहुल कहने वाले थे वो, फिर बालक बुद्धि जैसे शब्द भी ले आए, उसके बाद गला घोटने वाला मुहावरा उन्होंने दिया। इसका मतलब आत्मविश्वास तो मोदी जी का
एकदम नीचे जा चुका है। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते थे पहले, अब वो इतना गड़बड़ा गया उनका आत्मविश्वास कि जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उसका जो नैरेटिव बनेगा, ये लगेगा वो मोदी नहीं रहे जो 2014 में हिंदुत्व की लहर पे आए थे। यह माना जा रहा था वो हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई हिंदू राष्ट्र और उनसे बन पाएगा या बनने वाला है। ये चाहे ये आरएसएस वाली बात करें या कुछ और भी करते हैं, नेम प्लेट वाला उदाहरण है। बहरहाल मोदी जी का जो आत्मविश्वास है वो बहुत कमजोर हो चुका है और पार्लियामेंट की ऐसी अगर 2-4 भाषण और हो गए तो हमें लगता है कि जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी इसका असर दिखेगा ही दिखेगा।